Hey class 10, what's up? It's me UV and you are seeing UVS Volatility Studies. Guys, welcome to the next video that is all about the chapter 4 of chemistry, carbon and its compound. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चलिए जानते हैं कि कार्बन कहते किसे हैं। So, carbon is a chemical element with symbol C. The atomic number of carbon is 6. Carbon forms covalent bond known as carbon compound. So students, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता दिया जाए तो क्या आप उस एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, चलिए जानते हैं कैसे। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जितना एटॉमिक नंबर उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एलिमेंट में प्रेजेंट होगा। और आपको इतना तो पता ही होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट। यानी अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब एक कार्बन एटम के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक कार्बन एटम में 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं। सो लेट्स नो समथिंग मोर अबाउट कार्बन। In the earth crust, carbon is found about 0.02% in the form of minerals like carbonates, hydrogen carbonates, coal and petroleum. तो कार्बन हमारे अर्थ क्रस्ट में कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में पाया जाता है। इन एटमॉस्फेयर इट इज फाउंड अबाउट 0.03%। एंड स्टूडेंट्स, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2,4। कार्बन इज टेट्रावेलेंट एज कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए हम उसे टेट्रावेलेंट कहते हैं, जहाँ पे टेट्रा का मतलब 4 है और वैलेंट का मतलब वैलेंसी। सो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने जाना वो सारी बातें बेसिक थी और इम्पोर्टेंट भी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। सो फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड। सो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग में जाना कि कार्बन कोई भी आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। सो व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? सो bonds which are formed by the mutual sharing of an electron pair between two atoms are known as covalent bond. जब दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ बराबर इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके कोई बॉन्ड बनाते हैं, उन्हें ही हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एटम ए एटम बी को एक इलेक्ट्रॉन देता है तो एटम बी भी एटम ए को एक इलेक्ट्रॉन देगा, और ऐसा करने से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे ही हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। As we know that carbon atom have 4 electrons in its outermost orbit and need to gain or lose 4 electrons to attain its noble gas configuration. तो किसी भी कार्बन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे में किसी भी कार्बन एटम को नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट करने के लिए या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा या और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। थोड़ा सा देखेंगे कि क्यों किसी एटम को नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट करना पड़ता है। और अगर आप इस चीज़ को अभी सीख जाते हो ना, तो आगे के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इजी लगेंगे। ओके, तो देखते हैं ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि किसी भी एटम के बैलेंस सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर अगर वो बैलेंस सेल की सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। आई होप की सेल किसे कहते हैं ये तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो ये फिगर देखिए। इस फिगर में सभी ऑर्बिट के नंबर दिए हैं, ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 4, और ऑर्बिट 1 को हम के सेल कहते हैं। तो ये था ऑक्टेट रूल। चलिए इसे कार्बन पे अप्लाई करते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। तो कैसे किया हमने? जैसा कि मैंने बताया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि मैंने बताया कि कभी भी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, बाकी के सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड कर देते हैं। कार्बन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेल में रखने के बाद हमारे पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम एम सेल में वैसे ही रख देंगे। आई थिंक इस फिगर को देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके सर, बट ये कार्बन के आगे 12 क्या है? 12 है इसका एटॉमिक मास। यस स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। पर ये इस चैप्टर का नहीं, नेक्स्ट चैप्टर का है। तो चलिए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। So students, let's see what would happen if carbon will have to gain or lose 4 electrons. And the most important question is that, can carbon do this? चलिए देखते हैं। First condition is, it could gain 4 electrons and form C4- anion. But it would be difficult for the nucleus to hold 10 electrons with 6 protons, that is 4 extra electrons. तो क्या देखा हमने? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है,
और C4- अनायन बनाएगा। बट ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा न्यूक्लियस के लिए कि वो 6 प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख पाए। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, है ना? चलो दूसरा कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन, इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4+ कैटायन, बट it would require large amount of energy to remove 4 electron leaving behind a carbon cation with 6 proton in its nucleus। दूसरा कंडीशन कह रहा है कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके C4+ कैटायन फॉर्म कर सकता है, बट 4 इलेक्ट्रॉन जो कि 6 प्रोटॉन से होल्डेड है उसको बाहर निकालने के लिए हैव टू पे टू मच खर्चा ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा जो कि कार्बन बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो देखते हैं कि कैसे कार्बन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अडॉप्ट कर पाता है। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन और अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स को सामने वाले एटम को शेयर करता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ बोथ द एटम्स व्हिच लीड्स टू बोथ एटम्स अटेन द नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि दोनों ही एटम्स एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और ऐसा होते ही दोनों ही एटम्स अपने अपने ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेते हैं और दोनों ही एटम्स अपने सबसे नियरेस्ट नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेते हैं। बात करें कार्बन की, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कार्बन किस नोवल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट करता है? तो आंसर है नियॉन। कैसे, चलिए जानते हैं। जब कोई भी कार्बन एटम दूसरे एटम के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करता है तब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स देने के साथ साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स लेता भी है। दोनों ही एटम्स के बीच म्यूचुअल शेयरिंग परफॉर्म होने के बाद कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 2,4 की जगह 2,8 लिखते हैं, जो कि सीधा सीधा मैच करता है नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ बोथ द एटम्स which leads to both atom attaining the noble gas configuration। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का। मान लीजिए हम एक एटम लेते हैं हाइड्रोजन, जिसका कि एटॉमिक नंबर है 1, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन हाइड्रोजन इज ऑल्सो भी 1। और अगर वो दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर सकता है। मान लीजिए हम दूसरा एटम भी हाइड्रोजन ही लेते हैं और बनाते हैं एक कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे दोनों ही हाइड्रोजन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको हम क्रॉस से दिखाएंगे। अब पहला वाला हाइड्रोजन दूसरे वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिससे कि पहले वाले हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। और क्योंकि यहाँ पे हम कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होगा और दूसरा वाला हाइड्रोजन भी पहले वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा। दोनों एटम्स के बीच 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, जिसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से दिखाते हैं। क्योंकि हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बन के तैयार हो चुका है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जाना, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। फर्स्ट, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इफ द 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन एटम्स, देन वी कैन से इट इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन एटम्स, देन वी कैन से इट इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। If 3 pairs of electrons shared between atoms, then we can say it is triple covalent bond। तो क्या सीखा हमने? अगर एटम्स के बीच एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो हम उसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो हम उसे डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कोवैलेंट कंपाउंड। Compounds in which the electrons are shared between atoms and no charged particles are formed, such compounds are covalent compounds। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें इलेक्ट्रॉन तो शेयर किए जाते हैं लेकिन कोई भी चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म नहीं होता, उसी को हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बहुत मज़ेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी एक झलक आपने पिछले चैप्टर में जरूर देखी होगी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स, लेट मी टेल यू, the same kind of an element occurs in different form in nature with different physical properties but same chemical properties are called allotropes। नहीं समझ में आया तो मैं किस लिए हूँ, अभी बताता हूँ। मान लो एक एलिमेंट है जिसका नाम है A, और उस पर्टिकुलर एलिमेंट से बनी हुई चीज़ें हमारे सराउंडिंग में अलग अलग फॉर्म्स में पाई जाती हैं, जिनको हम नाम देते हैं AB, AC, AD, AE एंड लास्ट AA। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे फॉर्म्स एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो सीधी सी बात है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी।
लेकिन ये सारे फॉर्म्स एक कॉमन एलिमेंट ए से बने हैं, जिसके वजह से इन पांचों फॉर्म्स के केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करेंगे और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये पांचों फॉर्म्स एलिमेंट ए के एलोट्रॉप्स हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सो व्हाट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? The different form of carbon element found in nature with same chemical properties but different physical properties are known as allotropes of carbon. I hope ये आपको समझ में आया। कार्बन एलिमेंट से बने हुए डिफरेंट फॉर्म जो कि हमारे नेचर में पाए जाते हैं उन्हें ही हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलेरीन। सर आपने कॉमा की जगह ग्रेटर देन का साइन क्यों लगाया? क्योंकि मैं बताना चाहता था सबसे प्योरेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन डायमंड, उसके बाद ग्रेफाइट, उसके बाद बकमिंस्टर फुलेरीन है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। थोड़ा और ब्रीफ में देखते हैं। हर कार्बन एटम के 4 हाथ होते हैं, यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? इसी वजह से डायमंड का बॉन्ड स्ट्रक्चर बहुत हार्ड और 3 डायमेंशनल होता है। तो ये है हमारा चमकता हुआ डायमंड। नेक्स्ट, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में प्रत्येक कार्बन एटम 3 दूसरे कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है क्या हम उसी ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं जो हमारे पेंसिल्स में होता है? तो आंसर है यस। तो आइए कुछ डिफरेंसेस जान लेते हैं डायमंड के स्ट्रक्चर में एंड ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में। और डायमंड के प्रत्येक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3-dimensional structure. The structure of graphite, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms in the same plane, giving hexagonal array. क्योंकि दोनों के बॉन्डिंग स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, इसलिए उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होते हैं। चलिए देखते हैं। आई थिंक यू ऑल नो दैट diamond is the hardest substance ever known, whereas graphite is smooth and slippery, and diamond does not conduct electricity, whereas graphite conduct electricity, whether it is a non-metal. और ये सारे फिजिकल डिफरेंसेस क्यों हैं? क्योंकि इनके बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं। सर ये डायमंड ग्रेफाइट तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट C60 बकमिंस्टर फुलेरीन? तो मैं आपको बता दूं कि कार्बन के 4 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें से 2 हैं क्रिस्टलाइन और अमरफस। फिलहाल क्रिस्टलाइन फॉर्म को कुछ ऐसे समझिए कि प्योर कार्बन एलोट्रॉप्स कम्स अंडर क्रिस्टलाइन फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल डायमंड एंड ग्रेफाइट। ऑन द अदर हैंड इम्प्योर कार्बन एलोट्रॉप्स कम्स अंडर अमरफस फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल बकमिंस्टर फुलेरीन, कोल, पेट्रोलियम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जिसमें हम जानेंगे कि कार्बन में ऐसा है क्या जो उसको बाकी एलिमेंट से डिफरेंट बनाता है, यानी यूनिकनेस ऑफ कार्बन एटम। दे कैन फॉर्म सच अ लार्ज कंपाउंड दैट नो अदर एलिमेंट कैन फॉर्म। तो कार्बन बड़े बड़े कंपाउंड्स बना सकता है, इतने बड़े कि बाकी सारे एलिमेंट्स मिल भी जाएं तो भी उतने बड़े कंपाउंड्स नहीं बना सकते। And this is due to the nature of covalent bond enables carbon to form large number of compounds. And students, जब भी कोई कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो 2 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम नोटिस कर सकते हैं। And these 2 factors that are noticed in case of carbon are: first, carbon has self-linking property known as catenation. They can form long chains of carbon. Self-linking property ये क्या है? तो हर कार्बन एटम के पास एक एबिलिटी होती है जो एक कार्बन एटम को दूसरे कार्बन एटम के साथ, दूसरे कार्बन एटम को तीसरे कार्बन एटम के साथ जोड़े चला जाता है और बहुत बड़ा चेन बनाता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। सेकंड फैक्टर देखते हैं। एज वी नो दैट ऑलरेडी द कार्बन इज टेट्रावेलेंट, सो इट शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेट्रावेलेंसी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं और ये चारों हाथ दूसरे कार्बन एटम्स को पकड़ के रखते हैं, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प करता है कार्बन एटम्स को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने में, जिसको हम टेट्रावेलेंसी कहते हैं। वी ऑब्जर्व दैट फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दिस कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कार्बन बाकी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है, जिसका एक छोटा सा रीज़न है कार्बन एटम का छोटा साइज। जी हाँ, कार्बन एटम का एटॉमिक साइज बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज से बहुत छोटा होता है। तो आइए समझते हैं कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक साइज होता क्या है। The distance from the nucleus to the outermost cell of an atom is its atomic size or radius. तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेकर आउटरमोस्ट सेल तक की दूरी को हम एटॉमिक साइज या उसका रेडियस भी कह सकते हैं। जैसा कि हम इस कार्बन एटम की फिगर को देख सकते हैं, और ये हम कह सकते हैं इस एटम की न्यूक्लियस से लेकर इसके आउटरमोस्ट सेल तक की दूरी इसकी एटॉमिक साइज या फिर रेडियस होगी। और क्योंकि कार्बन एटम की एटॉमिक साइज बहुत छोटी है, तो कोई भी कार्बन एटम अपने न्यूक्लियस से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली पकड़ के रख सकता है, और इसीलिए हमें कार्बन कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिलते हैं।
तो आइए एटॉमिक साइज को एक फिगर के साथ समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको इस एटम में 2 एटॉमिक साइज दिए, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि कौन सा एटॉमिक साइज करेक्ट होगा? तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को देख सकते हैं कि लास्ट वाले सेल में कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो यहाँ तक कोई रेडियस होगा ही नहीं। सेकंड ऑप्शन में हम ये देख सकते हैं कि एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वहीं तक रेडियस दिखाया गया है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अब बारी है थोड़ा सा रिकैप करने की। तो सबसे पहले हमने जाना कार्बन हैव सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी नोन एज कैटिनेशन। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था? कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, so it is capable to make bonding with 4 other atoms of carbon और atom of some other elements। जैसा कि हमने देखा कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं और उन चारों हाथों से बाकी के कार्बन एटम्स जुड़े होते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को हम टेट्रावैलेंसी कहते हैं। सिर्फ हम नहीं, सब कहते हैं। उसके बाद हमने जाना कि कार्बन के बॉन्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। होप यू आर गेटिंग इट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इज टेट्रावैलेंसी इज अल्टीमेट फैक्टर टू डिटरमाइन द कैटिनेशन? क्या टेट्रावैलेंसी ही वो मेन फैक्टर है जिससे हम ये डिटरमाइन कर सके कि सामने वाला एलिमेंट कैटिनेशन परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा? जिसका आंसर है नहीं, क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे और ग्रुप 14 वाले सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखोगे तो आपको उनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। यानी ग्रुप 14 वाले सारे एलिमेंट्स टेट्रावैलेंट नेचर शो करते हैं। पर फिर भी ग्रुप 14 वाले सारे एलिमेंट्स कैटिनेशन परफॉर्म नहीं करते, सिर्फ कार्बन और सिलिकॉन को छोड़ के। जी हाँ, सिलिकॉन भी कैटिनेशन शो करता है, लेकिन सिर्फ 7 से 8 सिलिकॉन एक साथ चेन बना सकते हैं, जो कि बहुत रिएक्टिव होता है और ये चेन कभी भी टूट सकती है। और सिलिकॉन के चेन उतने स्टेबल नहीं होते जितने कार्बन के चेन्स होते हैं, क्योंकि कार्बन की एटॉमिक साइज बहुत छोटी होती है, जिससे कि कार्बन चेन्स बहुत लॉन्ग रेंज तक और स्टेबल बनते हैं। ओके, दैट्स इट। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ चेन्स। किसी भी एटम के चेन्स 3 तरीके से बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेट चेन। जब कोई भी एटम चेन एक लाइन से बनते जाए तो उन्हें हम स्ट्रेट चेन कहते हैं। दूसरा है ब्रांच चेन। जब एक स्ट्रेट चेन में अदर एटम्स ट्री ब्रांच की तरह चेन बनाते हैं, उन्हें ही हम ब्रांच चेन कहते हैं। थर्ड है क्लोज्ड चेन। इसमें जो एटम के चेन्स होते हैं वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं, जो कि चारों ओर से क्लोज्ड होते हैं। यहाँ तक हमने चैप्टर का हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू नो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पर इसको समझने से पहले हमें कुछ रूट वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। अगर नंबर ऑफ एटम्स 1 हो, जिसे हम 1 भी कहते हैं, उसे हम मेथ कहेंगे। नंबर ऑफ एटम्स 2 हो तो एथ कहेंगे, 3 हो तो प्रोप कहेंगे, 4 हो तो ब्यूट कहेंगे, 5 हो तो पेंट कहेंगे, 6 हो तो हेक्स कहेंगे। अगर आप इसको यही याद कर लेते हो ना, then the upcoming topics are going to be easier than easy. So, for the next video, subscribe UV Studies and press the bell icon. If you liked it, then like, share, comment. And then, whatever you want to do, you can do, man. But don't trouble your studies, okay? Thanks for watching.